Rajni Sinha. Welcome to my channel, and today I am starting to teach the class 9th biology chapter 1, the fundamental unit of life. So before starting this chapter, this is the introduction class, and सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में? सबसे पहले हम लोग इसका जो हेडिंग है इसी को डिस्कस करते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल मीन्स आधार, यूनिट इकाई, किसकी? लाइफ की, हमारे जीवन की आधारभूत इकाई के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं. पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? आधार क्या होता है? कैसे समझेंगे हम लोग कि आधार क्या है? ठीक है, इसको ऐसे समझो कि जब हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत सारे मटेरियल लगते हैं उसको बनाने में. ब्रिक्स भी लगते हैं, सैंड भी लगते हैं, सीमेंट भी लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. बट आप लोग ये सोचो कि विदाउट ब्रिक्स, बिना ईंटे का क्या कोई बिल्डिंग तैयार हो सकता है? क्या उसका आधार खड़ा हो सकता है? किसी भी बिल्डिंग का आधार कैसे खड़ा होगा? विदाउट ब्रिक्स नहीं हो सकता है. छोटे छोटे ब्रिक्स मिलकर एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, है ना? तो सबसे आधार क्या है? एक बिल्डिंग का आधार क्या है? क्या है फंडामेंटल? एक बिल्डिंग का क्या? ब्रिक्स है. ठीक है, सो फंडामेंटल मीन्स आधार. आधार जिस पर की पूरी संरचना खड़ी होती है, आधार जिससे छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके क्या कर रहा है? कुछ बड़ी चीज़ों की रचना कर रहा है. यूनिट मीन्स जो अपने आप में पूरा है, इकाई, जिसको एक भी है ना, जैसे एक ईंटा ही है, ठीक है, वो अपने आप में पूरा है. वो एक ईंटे से भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप में ही पूरा है. तो ये था एग्जाम्पल, ठीक है. बट हम लोग को पढ़ना किसका है? लाइफ. लाइफ मीन्स जीवन, जिसमें जीवन है उसकी आधारभूत इकाई के बारे में हम लोग पढ़ना है. तो जीवन है किसमें? हु इज़ द लिविंग थिंग्स? हु इज़ द लिविंग बींग्स? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्स अंडर द लिविंग बींग्स. ठीक है, हम लोग सब क्या है? लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग. सो हमारे जीवन की क्या भी, हम लोग के जीवन का क्या आधार है? किस चीज़ से मिलकर बने हैं हम लोग? क्या है हमारे अंदर की सबसे छोटी सी इकाई जिससे मिलकर हम बने हैं? जितने भी प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं जिसके बिना हम नहीं संभव थे? क्या है हमारी इकाई? क्या है हमारा यूनिट? क्या है हमारे जीवन का आधार? तो हमारे जीवन का आधार है व्हाट? सेल, कोशिका. आपने पढ़ा है क्लास 8 में, इसके बारे में कुछ तो आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 8 से. तो सेल इज द बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल. बिना सेल का लाइफ ही नहीं है. और ये जो सेल है ना, ये अपने आप में ही पूरा है. अगर एक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, वो एक सेल में ही अपना पूरा जीवन यापन कर देता है. उनका एक सेल सफिशिएंट है उनके सारे वर्क को, सारे फंक्शन को करने के लिए. मीन्स वो एक सेल जो परफॉर्म कर सकता है वही सारे सेल्स मिलकर भी परफॉर्म करते. तो एक सेल अपने में आप में काफ़ी है ना, उसी से जीवन चल सकता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आज हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें सेल के बारे में क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है. आप लोग पहले ये जानिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक समरी मिलेगी कि अच्छा ये चीज़ें हमें पढ़नी है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फुल डिटेल स्टार्ट करेंगे. तो आइए देखें हम लोग क्या पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन. सेल के डेफिनेशन ऐसे तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. तो ये एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है. बट अब सेल को लेकर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे. अभी पढ़ते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है. फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी. ये सेल की खोज कब हुई, किसने की, कब डेड सेल की खोज हुई, किस तरह से हुई, कौन से माइक्रोस्कोप में हमने देखा, कब लिविंग सेल्स में पहले लिविंग सेल्स को किसने देखा, कौन से साइंटिस्ट ने की,
इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल के साथ साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के भी खोज किसने, कौन से साइंटिस्ट ने की, कब की, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। नंबर्स देखेंगे हम लोग सेल का, कि सेल एक व्यक्ति के शरीर में, एक मान लो प्लांट है या कोई एनिमल, ह्यूमन बीइंग है या कोई अदर्स एनिमल्स है, तो कितने नंबर्स हो सकते हैं, एक बॉडी में कितने नंबर्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ेंगे, क्या सेल का भी कुछ टाइप्स होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साइज़ क्या होता है सेल का, भाई एक ही साइज़ के सब में होते हैं या अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो साइज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। शेप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सेल का शेप होता है, राउंड होता है, ओवल होता है, ब्रांच्ड होता है, कैसा होता है, ये सब कुछ, और किस में कौन सा सेल किस शेप का होता है, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस सेल का पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये देखो, एक मैं नॉर्मल सा सेल बना रही हूँ। ये जो सबसे बाहर का लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये एक प्लांट टिश्यू है, सॉरी प्लांट सेल है, तो इसके आउटर लेयर एक और होगा। अगर ये प्लांट टिश्यू है तो, एनिमल टिश्यू है तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट होता है, उसमें ये सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, तो हम लोग सेल वॉल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बीच में एक राउंड जैसा संरचना होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ी जैसी संरचना होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इसके अंडर ही देखेंगे। मैं अभी डिटेल नहीं कर रही हूँ, डिटेल हम लोग पढ़ते वक्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ जो लिक्विड फिल है ना, इस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड फिल होती है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, अभी साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन सा पाया जाता है भाई, तो जस्ट यहाँ पर न्यूक्लियस के बाद मैं अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सीधे अच्छा कर देती हूँ। ये इधर से संरचना जो दिखती है हमें, न्यूक्लियस के आजू बाजू इस तरह से घूमी हुई संरचना नज़र आती है, ये हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जिस पर नहीं प्रेजेंट होते हैं। जिस पर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER लिखते हैं। जिस पर प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भैया है नहीं तो सरफेस तो स्मूथ ही रहेगा ना, जब राइबोसोम एब्सेंट है तो सरफेस स्मूथ है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो थोड़ा सा सरफेस क्या हुआ, रुखड़ा हो गया, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, सो इजी। सो इसमें हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखो राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बाद इसमें
पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्लियर? देखिए जितना मैं बता रही हूँ ना सबका हम लोग को स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में पढ़ना है, इसलिए एक ओवरव्यू में बता रही हूँ कि हमें इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ताकि ये दिमाग में रहे कि ये पढ़ना क्या है हमें। ठीक है, आगे देखो यहाँ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे पाए जाते हैं जो वेस्ट को खा जाते हैं, वेस्ट का निपटारा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइजोजोम। तो लाइजोजोम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट सेल है तो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नंबर 6 गोल्जी एपरेटस। उसके बाद अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें बड़ा सा एक वैक्यूल पाया जाएगा। ये तो समझो छोटा जगह नहीं है, मैंने बड़ा बना दिया। तो वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे, और प्लांट सेल में बहुत सारे बड़े बड़े। तो यदि अभी मैं ये हटा देती हूँ क्योंकि अगर मैंने इसमें छोटा छोटा वैक्यूल्स बनाया है तो ये बिल्कुल भी प्लांट सेल नहीं होगा, है ना। तो ये सेल वॉल प्लास्टिड और बड़ा सा वैक्यूल जो है वो कैरेक्टर है प्लांट सेल का। तो हम लोग इसमें वैक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल डिवाइड कैसे करता है, ये सेल का डिवीज़न। सेल का डिवीज़न हम लोग बिल्कुल भी लास्ट में पढ़ेंगे। ये एक ऑर्गेनेल नहीं है, डिवीज़न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कौन सी प्रोसेस के द्वारा सेल डिवाइड करते हैं। इसमें 2 प्रोसेस है, माइटोसिस और मियोसिस। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू है ये हमारे सेल चैप्टर का। सेल का डेफिनेशन, डिस्कवरी, नंबर, टाइप, सेल साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के अंदर ही हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। और साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, फुल डिटेल। ठीक है, इसका फुल डिटेल हम लोग देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के डेफिनेशन से और सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।